गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। ये आपकी सोशियोलॉजी के थर्ड लेसन स्टार्ट हो चुका है, जिसके 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 4 क्वेश्चन में से अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन में हमने उपनिवेश काल और जाति का वर्णन किया, अतीत में जाति का वर्णन किया, समकालीन समय में हम जाति का वर्णन करेंगे, यानी कि 1947 के बाद जाति का क्या रूप हमें देखने को मिला, इसकी व्याख्या करेंगे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। वैसे तो ये बड़ी घटना थी, परंतु भारत जो है वो औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह छूट नहीं पाया। राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे, उन्होंने जनमत जुटाने के लिए राष्ट्रीय भावनाओं को भी शामिल किया था, जिसमें ज़्यादातर दलित वर्ग और अस्पृश्य यानी कि अछूत समझे जाने वाली जातियां जो थी, उन्होंने संगठित रूप में उनको भी साथ में लिया था और उनके उद्धार के लिए उनके लिए जो प्रयत्न थे वो 19वीं शताब्दी के शुरू में ही स्टार्ट हो चुके थे। तो किसने ये इसके लिए ज़्यादा भूमिका निभाई? पश्चिम भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, अय्यनकली, श्री नारायण गुरु, योतिदास, पेरियार, ये सब ऐसे हस्तियां थी जिन्होंने जाति को, उसको अछूत समझे जाने वाले लोगों को, उनके उद्धार के लिए बहुत से कार्य किए। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में एक आंदोलन भी चलाया था छुआछूत को ख़त्म करने के लिए। अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रम जो थे कि इसको ख़त्म किया जाए, कांग्रेस ने भी अपनी सूची में इनको स्पेशली शामिल किया था कि अस्पृश्यता जो है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये सहमति बन गई थी लोगों में कि जो जातीय विभिन्नताएं हैं, भेदभाव हैं, उनको जड़ से ख़त्म करना होगा और इसके लिए उन स्पेशल काम, मतलब कि किसको अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए विशेष कार्य किए जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक कुरीति है और ये भारत के अंदर फूट डालने के लिए औपनिवेशिक के द्वारा ही चलाई गई थी, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई है। जाति के उत्थान के लिए अस्पृश्यता को ख़त्म करना होगा। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने स्पेशल काम किए, विशेष कार्य किए और उन्होंने भूस्वामी जो थे, उच्च जातियों के लोग थे, उनको भी आश्वासन दिया कि हम आपके हितों का भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य जो थे, उन्होंने भी इसके लिए कार्य किए, लेकिन उनके काम जो थे वो ज़्यादा मेहनत वाले या ज़्यादा उन्होंने अच्छे से वो काम नहीं किए, क्योंकि वो इस जाति प्रथा को ख़त्म तो करना चाहते थे। क्यों ख़त्म करना चाहते थे? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई खास प्रयत्न नहीं किए। किसने? राज्यों ने। क्योंकि राज्य जो थे वो सोचते थे कि अगर हम इन सब की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आंखें बंद करके काम करेंगे तो ये अपने आप स्वतः ही जाति आधारित जो विशेषाधिकार हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। जाति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किसके द्वारा कह रहा है ये? राज्यों के द्वारा, ठीक है। जातियों को समान आधार पर प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। कब की बात हो रही है ये? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। हाँ, अपवाद है, यानी कि एक चीज जरूर की गई थी, आरक्षण दिया गया था। किसे? निम्न कही जाने वाली जातियों को, ताकि वो कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी जाए। कार्यवाही, दूसरे शब्दों में राज्यों के द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रयत्न नहीं किए गए कि उच्च जातियों और निम्न समझी जाने वाली जातियां जो थी वो आर्थिक शैक्षणिक मतलब पैसे के मामले में और पढ़ाई के मामले में वो उनको आपस में समान कर सकें। राज्य ने जो विकास संबंधी कार्यक्रम चलाए और निजी उद्योग स्थापित किए, उसमें भी जातियों को अप्रत्यक्ष रूप से जाति संस्था को प्रभावित तो किया, लेकिन इस हद तक नहीं किया कि जाति व्यवस्था खत्म की जा सके। नगरीकरण, शहरीकरण के रहन सहन के अंदर जाति व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर आया, जाति का भेदभाव कम हुआ और आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो लोग थे उन्होंने भी जाति को महत्व देना
कम कर दिया। लेकिन जो उद्योग थे, फैक्ट्रियां थी, जैसे मुंबई की कपड़ा फैक्ट्री, कोलकाता की जूट मिल, वहां पर जाति आधारित ही लोगों को नौकरियां दी जाती थी। जो बिचौलिया होता था वो क्या करता था कि अपनी ही जाति के उम्मीदवारों को नौकरी रखता था। उससे क्या हुआ कि एक खास जाति के मजदूर ही फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन्हीं का बोलबाला होता था। शहरों में भी पूर्वाग्रह का अभाव नहीं था। पूर्वाग्रह क्या होता है? पहले से ही ये सोच बनाना कि ये जाति अच्छी है, ये बुरी है, इसको पूर्वाग्रह कहते हैं। किसी भी चीज के लिए सोच बना लेते हैं स्टार्टिंग से ही, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जाति सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्र में भी सुदृढ़ सिद्ध हुई, यानी कि रीति रिवाजों में और घरों के अंदर इसको सख्ती से पालन किया गया। अंतर्विवाह क्या होता है? अपनी जाति के अंदर विवाह किया गया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। आज भी ज़्यादातर विवाह जो हैं अपनी जाति के अंदर किए जाते हैं। कुछ विवाह हैं पहले से उसकी तुलना में अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, लेकिन ये विवाह किस आधार पर होते हैं? सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए, यानी कि जो जातियां सोशली और पैसे के रूप में जिनका स्टेटस हाई है वो आपस में शादी कर लेते हैं, इंटरकास्ट कर लेते हैं। उसमें भी कौन सी जातियां होती हैं? ब्राह्मण, वणिया या राजपूत। अंतरजातीय विवाह के अंदर अनुसूचित जाति के साथ विवाह जो है वो न के बराबर है। ठीक है, जो इंटरकास्ट मैरिजेस हो भी रही हैं वो उच्च जातियों के बीच में होती हैं। परिवर्तन देखा जाए तो राजनीति के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है। लोकतांत्रिक राजनीति गहनता से जाति आधारित रही है। जब लोकतंत्र प्राप्त हुआ तो जो राजनीति स्टार्ट हुई वो जाति आधारित थी। बहुत से जाति पर आधारित जो है राजनीति चलनी स्टार्ट हो गई। 1990 के बाद तो बहुत से जाति आधारित राजनीतिक दल भी हमारे सामने आए, जो कि चुनाव जो होता था उसका बहुत सा असर जो था जाति पर आधारित था। जातीय भाईचारे पर आधारित चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हुए। समाजशास्त्रियों ने नई नई संकल्पनाएं बनानी शुरू कर दी। सबसे फेमस है संस्कृतिकरण और प्रबल जाति। ये दोनों संकल्पना किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास ने। उन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण है, संस्कृतिकरण उन्होंने अवधारणा दी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो उच्च जाति है, उच्च जाति के धार्मिक क्रियाएं हैं, उनको निम्न जाति के या फिर मध्य वर्ग के जाति के लोग जो हैं उनको अपना कर अपना जो सोशल स्टेटस है उसको ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्या है? ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के रीति रिवाजों को वो अपनाने की कोशिश करते हैं। कौन से रिवाज? जैसे शाकाहारी बन जाना, यज्ञोपवीत धारण करना, प्रार्थनाएं करना, ऐसी प्रेयर्स करना जैसे उच्च जातियों के लोग करते हैं, धार्मिक उत्सव मनाना। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को उसने क्या कहा कि करते ये वही लोग थे जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, यानी कि जो अमीर हो गई निम्न जातियां, थोड़ी सी जिनका आर्थिक स्टेटस ऊंचा हुआ, वही संस्कृतिकरण को अपनाने की कोशिश करते थे। निम्न जाति के लोगों द्वारा ये जो यज्ञोपवीत धारण करना है, धागा जो वो धारण करते हैं, जनेऊ जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, उसके लिए इनको कठोर दंड देने की व्यवस्था भी थी। लेकिन ये लोग सिर्फ दावा करते थे कि निम्न जातियां जो हैं उच्च जातियों का जो उनके रीति रिवाज हैं वो भी उनको फॉलो कर सकते हैं। ये कोई अनुकरण नहीं था, नकल नहीं थी, ये सिर्फ ये दावा करते थे कि हम भी ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रबल जाति। प्रबल जाति किसने दी? ये भी एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी। इसका क्या अर्थ है कि ऐसी जातियां जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता जब भारत आज़ाद हुआ तो जो लोग जिनको भूमि सुधार किए गए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में बहुत से भूमि सुधार किए गए, तो उन भूमि सुधारों में कुछ जातियों को क्या किया गया? भूमि दे दी गई, भूमि दान की गई या उन्हें भूमि का अधिकार दे दिया गया। तो इन भूमि सुधारों के बाद जो ये लोग थे ये भूमि के मालिक बन गए।
पहले भूमि के मालिक कौन थे? उच्च जातियां। अब ये लोग कौन है? निम्न कही जाने वाली जातियां। तो ये जो पहले लोग थे यानी कि जो उच्च जातियों के लोग थे वो क्या करते थे? वो अपना लगान वसूल करते थे और वो गांव में भी नहीं रहते थे बल्कि शहरों में रहते थे। लेकिन अब जिसके पास ज़मीन का मालिक आ गया वो भी ज़मीन में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि जो अब जिन लोगों के पास ये ज़मीनें आ गई हैं अब ये वही लोग हैं जिनसे गांव ये अमीर लोग काम करवाते थे। तो जब इनके पास ज़मीन का मालिक ये बन गए, खुद मालिक बन गए ये लोग, तो इन्हीं को ही जब भारत आज़ाद हुआ तो इन्हीं अछूत कही जाने वाली जातियों को इनको वयस्क मताधिकार लोकतंत्र के अनुसार इनको चुनावी लोकतंत्र में इनको कुछ अधिकार मिल गए राजनीति के, और इस तरह से यही जातियां जो थी प्रबल जातियां कहलाई। इसके उदाहरण क्या हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव, कर्नाटक में बोक्कलिन, आंध्र प्रदेश के रेड्डी, खम्मा, महाराष्ट्र के मराठे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और गुजरात में पाटीदार। उसके बाद नेक्स्ट ये सारा क्वेश्चन जो है ये तुमने बच्चों सिर्फ समझना है, इसका एक व्यू पॉइंट समझना है। सांस्कृतिकरण और प्रबल जाति का छोटा क्वेश्चन आता है, बाकी तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी एक स्टोरी की तरह। नेक्स्ट क्या है कि समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विरोधाभासी परिवर्तन आया। विरोधाभासी परिवर्तन क्या था कि जो उच्च जातियां थी जो शहरों में रहती थी, नगर में रहती थी और उच्च वर्ग के लोग थे, उनका सोच क्या बन गई थी कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, अदृश्य हो गया। अब उनको जाति व्यवस्था नजर ही नहीं आती थी क्योंकि वो शहरों में रह रहे हैं, अमीर हैं और उन्हें जाति संबंधी कोई भेदभाव भी सहन नहीं करना पड़ता। तो जाति का महत्व उनके लिए कम हो गया था। उच्च जातियों के जो अमीर लोग थे वो आर्थिक सहायता प्राप्त की उन्होंने कब? आर्थिक सहायता प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, प्रबंधन में व्यावसायिक शिक्षा से लाभ उनको मिला। किसे? उच्च जातियों को। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी वो अच्छे से पढ़े लिखे थे, अमीर थे, पैसे की उनके पास कमी नहीं थी। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी ज़्यादातर नौकरियां उन्हीं को मिली। इसी कारण से क्योंकि वो शिक्षा की दृष्टि से अच्छे थे, उनके पास अच्छी शिक्षा थी और उन्हें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। और जब दूसरी तीसरी पीढ़ी आई तो उन लोगों को लगा कि जाति से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप ही तरक्की कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी ने तो आर्थिक और शैक्षणिक पूंजी को उन्होंने कहा कि हमारी अपनी कमाई हुई है, जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से उन लोगों को जाति के कारण आर्थिक और शैक्षणिक उनको फायदा हुआ। लेकिन उच्च जाति के सभी लोगों को ये हम नहीं कह सकते ऐसा फायदा हुआ, कुछ लोग आज भी गरीब हैं। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो लोगों की स्थिति बिल्कुल उल्ट थी। वो क्या कहते हैं कि जाति और आर्थिक, ठीक है, जाति और अधिक दिखने वाली बन गई, यानी कि अब उन्हें जाति का और अधिक सामना करना पड़ा। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्योंकि विरासत में उन्हें ना तो शिक्षा मिली थी, कोई शिक्षा, ना ही सामाजिक पूंजी मिली थी, इससे वो वंचित रहे थे। पहले से स्थापित उच्च जाति समूह के साथ उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। जातीय पहचान और अधिक कठोर हो गई क्योंकि अब उनको कुछ आरक्षण दे दिए गए थे, आरक्षण की नीतियां दे दी गई थी, तो वो राजनीतिक दबाव में आकर राज्यों ने उन्हें दी थी। तो अब क्या हो गया उनके साथ कि अब उनकी पहचान एक दूसरी पहचान बन गई है आरक्षण से संबंधित, जिसे दुनिया उन्हें अलग मान्यता देती है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि जाति रहित प्रतीत होने वाला उच्च जातीय समूह, जो उच्च जाति के लोग हैं उन्हें समाज जाति रहित प्रतीत होता है, लेकिन जो जाति निम्न जाति के लोग हैं उन्हें समाज जाति के द्वारा ही परिभाषित कर रहा है आज भी।
तो दोनों समूहों के आसपास ही अब हमारी जाति व्यवस्था आकर टिक गई है। उसका केंद्र बिंदु इन दोनों समूहों के सोच के आसपास चल रहा है। तो यहाँ आंसर खत्म होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है लिखने में, लेकिन इसके अंदर बच्चों संस्कृतिकरण और प्रबल दो टॉपिक तुम्हारे और ऐड हो रहे हैं। वो अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम.एन. श्रीनिवास के बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने ये दिए थे, तो इसको तुमने पूरा ऐसे ही लिखकर एक स्टोरी की तरह याद रखना है। और तुम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि जाति का समकालीन रूप, जातियां संगठन प्रयत्न जो थे वो राष्ट्रवादी आंदोलन से पहले ही शुरू हुए। प्रगतिशील सुधारक कौन से थे, ये सबके नाम हैं। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में आंदोलन चलाया अस्पृश्यता के खिलाफ, ठीक है। और जातीय विभिन्नता का उन्मूलन करना और जाति को सामाजिक कुरीति घोषित करने में सहमति बन गई थी। महात्मा गांधी ने इसके उन्मूलन के लिए कार्य किया और भूस्वामियों को भी आश्वासन दिया। स्वतंत्रता के बाद भारतीयों को विरासत में क्या मिला? राज्य ने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कोई खास कार्य नहीं किए, लेकिन वो संविधान की वजह से मजबूर था, तो वो उसको कुछ कार्य करने पड़े। राज्य द्वारा उच्च निम्न जातियों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ पद आरक्षित किए गए निम्न जातियों के लिए। निजी उद्योग जो थे उसमें कुछ जातीय नियम कम हुए। नगरीकरण से भी जातीय में थोड़ी सी कमजोरी आई, लेकिन जो औद्योगिक नौकरियां थी, ठेकेदार जो जहां पर नौकरियां देते थे, उन्होंने जाति आधारित मजदूरों को रखा। जाति जो थी सांस्कृतिक क्षेत्र में सुदृढ़ रही। अंतर्विवाह में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि अपनी ही जाति में शादियां की जाती थी। महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या था? राजनीति। राजनीति में जाति आधारित दल बनने शुरू हुए। 1980 के बाद हमने कई जाति आधारित नियम देखे। फिर नई संकल्पनाएं भी बनी। संस्कृतिकरण, प्रबल जाति, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा ये सारा बताया है कि क्या था संस्कृतिकरण, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया कि इस तरह से जो उच्च जातियों का निम्न जातियों के द्वारा अनुकरण था, वो अनुकरण नहीं था बल्कि एक दावा था कि हम भी ये सब कर सकते हैं। प्रबल जाति क्या थी? जिसकी जनसंख्या ज़्यादा थी, जिसके पास राजनीतिक अधिकार मिल गए थे। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों की वजह से इन्हें जमीन मिली थी। पुराने दावेदार क्या थे? वो गांव में नहीं रहते थे, सिर्फ लगान इकट्ठे करते थे। लेकिन अब मध्यवर्ती जातियां जो थी वो खुद को दावेदार प्रस्तुत करने लगी। दो विरोधाभासी परिवर्तन हमने देखने को मिले। उच्च जातियां क्या मानती थी? जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जाति का कोई महत्व नहीं है, सबसे अधिक लाभ तो जाति को ही, निम्न जाति को ही मिला है। लेकिन असलियत क्या थी? आर्थिक और शैक्षणिक संसाधन जो थे वो उच्च जातियों को मिले थे। स्वतंत्रता के बाद उन्हें ही सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली थी, क्योंकि उन्हें कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ता था। उच्च जातियों का ही बाहुल्य था, परंतु यही सुविधा सब उच्च जातियों को नहीं मिली थी। निम्न जातियों के लिए क्या था? विपरीत स्थिति थी। जाति अधिक कठोर हो गई थी। विरासत में आर्थिक शैक्षणिक पूंजी नहीं मिली थी उन्हें। जातीय पहचान उनकी बरकरार थी, भेदभाव भी उनके साथ होता था। आरक्षण उनका जीवन बचाने के लिए एक उपाय था, और यही अब उनकी पहचान बन चुकी है। अंत क्या है कि जाति रहित प्रतीत होता उच्च जातीय समूह और जाति परिभाषित निम्न जातीय समूह के आसपास ही अब जाति व्यवस्था टिकी हुई है। तो यहाँ तक इसका क्वेश्चन है। इसके अंदर एक दो छोटे क्वेश्चन और ऐड हो रहे हैं, इसलिए बड़ा टॉपिक बन गया है, पर इसको जरूर अच्छे से समझना है। और बुक में से तुमने इसको बार बार 3-4 बार रीडिंग करनी है। जितनी रीडिंग करोगे उतना अच्छे से तुम्हें समझ आएगा। तो इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।